हेलो हेलो वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं हूं आपका मेंटोर फॉर द सेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी एट दिस प्लेटफॉर्म। एट यूपीएससी नेविगेटर विल मेक श्योर कि सीसैट की वजह से आपका सिविल सर्विसेज का सपना अधूरा ना रह जाए। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सीसैट 2025 के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं हमारे मैथमेटिक्स पोर्शन का सोल्यूशन। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी सीसैट का 2025 का मैथ्स का पोर्शन। जो पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है वो मनीष सर डिस्कस करेंगे और रीजनिंग योगी सर। मैं आज डिस्कस करूंगा सिर्फ मैथ्स। तो मैथ्स के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है नेचुरल नंबर n is such that it can be expressed as n is equals to p plus q plus r where p q and r are distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। अब देखिए, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम वो नंबर खुद बन जाए। जैसे कि नंबर है 6, 6 के अगर मैं फैक्टर लिखूं 1 2 3, वैसे तो नंबर 6 खुद भी है, पर नंबर 6 को हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। बाकी बचे जितने फैक्टर है उनका अगर मैं सम करूं तो नंबर खुद बन गया। ठीक है, और हर नंबर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल 8 लूँ मैं, 8 के फैक्टर्स क्या है 1 2 4 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ दो। इनका मैंने सम किया 4 2 6 और 7, तो ये नंबर वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 के बाद ऐसा नंबर कौन सा है 28। अब 28 के भी जितने भी आप डिवाइजर निकालोगे, 28 खुद को छोड़ के 1 2 4, ठीक है 7, ठीक है 14 भी होगा, तो जितने भी इसके डिवाइजर्स होंगे फैक्टर्स होंगे उनका सम करोगे तो वो 28 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह 6 28 एंड सो ऑन। देयर आर देयर इज अ सीरीज ऑफ परफेक्ट नंबर। मैं आपसे कहूंगा कि रिसर्च इट एंड फाइंड आउट कि परफेक्ट नंबर्स कौन कौन से हैं, उस सीरीज में कौन कौन से नंबर पड़ते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को ये नॉलेज है, इफ आई नो दैट, फिर तो मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन ईजी था, क्योंकि n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर और p क्यू आर जब फैक्टर हैं तो ये देखते ही मेरे दिमाग में ये बन जाएगा। और आगे वाले नंबर कैसे निकालने हैं? ठीक है, मेरे को अब ऐसे नंबर चाहिए जिनके 3 ही फैक्टर चूज करूं मैं, जिनके 3 ही फैक्टर चूज करूं, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता, 3 ही फैक्टर चूज करूं, कोई भी हो सकते हैं वो, कोई भी 3 फैक्टर चूज करूं, उनका सम करूं, वो नंबर खुद बन जाए। अब इसके बाद के नंबर ऐसे कौन से होंगे जो 6 के मल्टीपल है। जैसे मैं 6 इंटू 2 कर दूं तो 12 बन जाएगा। अब इन फैक्टर्स में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 3 में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, इनका अगर मैं सम करूं 6 4 10 तो 12 बन गया। उसी तरह अगला मल्टीपल देखो 6 इंटू 3 करके तो 18 बन जाएगा। अब ये जो 1 2 और 3 ये फैक्टर्स, इनमें भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 और 9, इनका अगर मैं सम करता हूँ 18 बन गया। तो इस तरह से मैं 6 के फैक्टर देखने शुरू कर दूंगा। 50 से कम इसके जितने फैक्टर हैं 6 के, सॉरी नॉट फैक्टर, 6 के मल्टीपल देखने शुरू कर दूंगा। 50 से कम इसके जितने मल्टीपल हैं उतने ही नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इस प्रॉपर्टी को, इस ये प्रॉपर्टी होगी उनकी। ठीक है, तो 6 18 के बाद जैसे 24, फिर 30, फिर 36 एंड सो ऑन। और 6 का मल्टीपल 50 के आसपास कौन सा है 48। तो यहाँ से मेरे को मिल गया कितने नंबर हो सकते हैं 6 से लेकर 48 तक, मल्टीपल कितने हैं 8, 8 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। 3 prime numbers p, q and r each less than 20 are such that p minus q minus r, how many, p minus q is equals to q minus r, how many distinct possible values can we get for p plus q plus r? तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर है p, q and r, तीनों जो हैं वो 20 से छोटे हैं और वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तीनों प्राइम नंबर p माइनस क्यू इज क्यू माइनस आर, अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो p प्लस r इज इक्वल्स टू 2q, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, हमें पता क्या करना है, पी क्यू आर के सम की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए पहले तो मैं ये एनालिसिस करूंगा कि जो क्यू है वो पी और आर के बीच में लाई करता है। पी सबसे बड़ा है, आर सबसे छोटा है और क्यू कुछ बीच की वैल्यू है, तभी पी माइनस क्यू जो है वो क्यू माइनस आर के बराबर है ना। ठीक है ना, पी और क्यू के बीच, पी और आर के बीच में कहीं क्यू लाई करेगा। क्यू सबसे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, यहाँ से ये समझ में पड़ता है। और जैसे मैंने ये समझ लिया क्यू सबसे बड़ी वैल्यू नहीं होगी, तो क्यू जो है वो 19 नहीं हो सकता। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा क्यू की वैल्यू सपोज करके, क्यू की कोई एक वैल्यू सपोज कर लूंगा, उस हिसाब से देखूंगा पी और आर की क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे कि 19 को मैंने एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद मैं सपोज करूंगा क्यू को 17, क्यू को जैसे ही मैंने 17 रखा, पी प्लस आर जो है वो 34 बन जाएगा। अब 20 से छोटे प्राइम नंबर्स को मैं सपोज करूं और दो प्राइम नंबर्स का सम कितना होना चाहिए 34, तो अगर मैं पी को 19 भी सपोज कर लूं तो आर कितना होना चाहिए उस हिसाब से 15। तो 15 तो मैं आर को ले नहीं सकता क्योंकि मेरे को प्राइम नंबर चाहिए, तो ये वाली जो कहानी है क्यू को 17 सपोज करके नहीं बन रही, तो क्यू 17 नहीं हो सकता।
फिर मैं छोटी छोटी वैल्यू सपोज करूंगा। 17 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 13। जैसे मैंने क्यू को 13 सपोज किया तो पी प्लस आर जो मेरा आ गया 26। अब पी प्लस आर अगर मेरा 26 आ गया तो पी को अगर मैं 19 लेता हूँ तो आर कितना बन जाएगा? 7। दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है जी, दोनों प्राइम नंबर है। तो मेरे को मेरी एक पॉसिबल एक सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज तो मिल गया, जो कि है 19 प्लस 13 प्लस 7। यही रहेगा ना? 19 प्लस 13 प्लस 7, 39 आ गया। ठीक है जी, आ गया 39। 26 किसी और तरह से बन सकता है? करके देखो, नहीं बनेगा। क्यू को अगर मैं 11 ले लेता हूँ तो पी प्लस आर मेरा आ गया 22। और पी प्लस आर को 22 बनाने के लिए 19 और 3 कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा 17 और 5 भी कर सकता हूँ। ठीक है, 19 और 3 कर सकता हूँ, 17 और 5 कर सकता हूँ। अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज उठा लो, 17 और 5 उठा लो, 19 और 3 उठा लो। क्यों एक ही उठानी है अभी समझाता हूँ। जैसे मैंने 19 प्लस 11 प्लस 3 मतलब कि इसके साथ एक सेट बनाया, तो सम आ जाएगा 33। अगर मैं इसको भी एक सेट मान लूंगा, 17 और 11 और 5 को, 17 प्लस 11 प्लस 5 को, उससे भी सम 33 ही आएगा। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है इनको बार बार सम करने का। क्यों? क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर की मेरे को डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए। एक मेरे को 33 मिल गया ना सम एक बार, तो बस बात खत्म। तो इसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। तो समझ में आ गया होगा आपको, मतलब फटाफट इसको कैसे करना है। तो आप बस यहाँ पे देख लो कि ये जो नंबर है, यहाँ पे क्यू को 13 सपोज किया, जैसे मैंने 26। 26 अगर ब्रेक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? 26 अगर दो प्राइम नंबर्स के सामने ब्रेक हो पा रहा है तो एक सेट बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। जैसे 17 के केस में कोई सेट नहीं बना, यहाँ एक बन गया, यहाँ दो बन गए। दो सेट बने, तीन सेट बने, इनसे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेट बनेंगे ना, उन सबसे सम 33 आएगा। तो आपने ये नहीं देखना कितने सेट बन रहे हैं, आपने बस ये देखना कि ब्रेक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ठीक है, दो प्राइम नंबर्स के सामने। चलो, उसी तरह जैसे क्यू को मैंने सपोज किया, इस 11 के बाद मैं 7 सपोज कर सकता हूँ। 7 सपोज किया तो पी प्लस आर कितना बन जाएगा? 14। 14 के हिसाब से 11 प्लस 3 ब्रेक हो गया। ठीक है जी, 11 प्लस 3 यहाँ बन गया। मेरा सेट कौन सा बन गया यहाँ पे? 11 प्लस 7 प्लस 3, जो कि हो जाएगा आपको 21। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पी प्लस आर को किसी और भी फॉर्म में ब्रेक कर लोगे, 11 और 3 के अलावा कोई और भी पेयर निकाल लोगे आप प्राइम नंबर्स का, क्या फायदा? सम तो 21 ही बनेगा ना। सम हमेशा 7 गुना 3, 11 गुना 3, 13 गुना 3। यहाँ पे मैं क्योंकि जो भी वैल्यू सपोज कर रहे हो इंटू 3 करके वही सम बनेगा। तो क्यू को मैंने ले लिया 5। जैसे मैंने क्यू को 5 लिया तो पी प्लस आर आ जाएगा 10। और 10 कैसे बन सकता है? 7 प्लस 3। ठीक है ना, बन सकता है। तो मतलब यहाँ पे मेरा एक एक और मेरे को डिस्टिंक्ट सम मिलेगा, और जो होगा आपका कितना? 15। 15 होगा ना। 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3, 15। ठीक है, मैंने लेबोरेट करके तो आपको बता दिया, पर एग्जाम में जैसे आप करोगे तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये देखना है कि ब्रेक हो पा रहा है। क्यू की कोई वैल्यू सपोज करके पी प्लस आर ब्रेक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ब्रेक हो पा रहा है तो एक सम बनेगा। फिर ब्रेक हो पाया, यहाँ पे भी एक सम बनेगा। फिर ब्रेक हो पाया, यहाँ पे एक सम बनेगा। फिर ब्रेक हो पाया, यहाँ पे एक सम बनेगा। और सम बनेगा क्या? 13 इंटू 3 39, 11 इंटू 3 33, 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 3 15। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 5 सम बने, पर ये डिस्टिंक्ट थोड़ी है, ये सम तो सेम ही है। तो हमें तो डिस्टिंक्ट सम चाहिए, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? 4। ठीक है, थोड़ा खोल के मैंने इसको करा दिया, बट एग्जाम में करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू सपोज करके जस्ट ये देखना शुरू कर दो कि पी प्लस आर में ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा। बस बात खत्म। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p प्लस q प्लस आर देयर satisfying 1 by p plus 1 by q plus 1 by r is equals to 1, where p q r are natural numbers not necessarily distinct। अलग अलग नहीं, जरूरी नहीं है कि p q r अलग अलग हो। अगर जरूरी नहीं है p q r अलग अलग हो तो सबसे पहले तो 1 by 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3 कर दो, ये 1 बन जाएगा। पहली वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, हमें और वैल्यूज देखनी है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो देख के थोड़ा बहुत एनालाइज करके इसको कर लोगे तो ठीक है, कर लिया। अदरवाइज इसमें फंस के बैठ जाओगे, कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश करोगे, इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, तो इसमें कुछ नहीं लगेगा ऐसा। एक वैल्यू हो सकती है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एक वैल्यू बनेगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। यहाँ पे तीन ही ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो 3 इज द आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आ गए एकदम से टिक करके तो करके, नहीं तो ये बाद में सोचने वाले क्वेश्चन है। इनमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिनमें कॉन्फिडेंट हो, जिनका लॉजिक आपको अच्छे से पता चल रहा है, आप उनको करो। ऐसे क्वेश्चंस को बाद के लिए भी छोड़ सकते हो, बाद में आप सोचो, इनको अच्छे से दिमाग लगाओ। तो यूपीएससी नेविगेटर ने एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है टू सेल यू थ्रू योर सीसैट जर्नी। The team is very efficient. I myself have like more than 5 years of experience in teaching quantitative aptitude for different domains. मैंने रक्षा मंत्रालय के साथ खुद भी काम किया है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं, एंड विल मेक श्योर कि आप
सी सैट डेफिनेटली क्रैक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।